इसमें ग्लिच होते हैं कि आप मीटिंग चालू करते हो तो पीपल डू लीव द मीटिंग ऑटोमेटिकली, सो प्लीज ज्वाइन इन नाउ. Let me start the screen share and let's start with the content. तो आप है ये वाले बैच, so let's see. Alright, आराम से देखो और आगे बढ़ते इसको समझते हुए. हमें ये पोर्शन बहुत सही से एक बार में ही समझ लेना है. See, what will happen here कि आप जानते हो कि अब जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो 97% ऑक्सीजन विल गेट ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, 3% ऑक्सीजन विल ट्रांसपोर्ट बाय योर ब्लड प्लाज्मा. ओके, आरबीसी के अंदर आपका होता है हीमोग्लोबिन, जिससे हम बोलते हैं हमारा इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ठीक है, आरबीसी के अंदर आपको लगभग 3 मिलियन हीमोग्लोबिन आपको मिल जाएंगे. एक नहीं, दो नहीं, अराउंड 3 मिलियन हीमोग्लोबिन आपको एक आरबीसी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं. तो ये हमने पहली स्लाइड में देखा था. देन यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. अब एक हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको होती है 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स. यू हैव 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन अ सिंगल हीमोग्लोबिन. अब होता ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपके 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठे हुए और अगर 2 सीट्स यहाँ पे खाली है, अगर 2 बाइंडिंग साइट यहाँ पे खाली है, देन मैं कह सकता हूं इट इज माय 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. अगर मुझे दिखता है कि 4 में से एक जगह पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, 4 में से एक ही जगह पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठा हुआ है, देन आई कैन से यू विल हैव 25% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. लेकिन अगर आपको दिखता है कि 4 में से 3 साइट्स आपके यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, 3 साइट्स आपके यहाँ पे ऑक्यूपाइड है और एक यहाँ पे फ्री है, देन आई कैन से इट विल बी माय 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होता है. अगर चारों के चारों साइड्स पर अगर मेरे ऑक्सीजन बैठे हुए, देन आई कैन से आपका हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, इसके ऊपर और ऑक्सीजन आके बैठ नहीं सकता. राइट, तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन क्या होता है ये हमने कल की क्लास में देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि जब आप ये ग्राफ को ऑब्जर्व करते हो, आपको ग्राफ पे क्या दिखेगा, दैट यू विल फाइंड आपकी जो वाई एक्सिस होती है वहां पे इन्होंने देख के रखा हुआ है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन की वैल्यू. याद रखना ये वैल्यू हमेशा आपकी होती है परसेंटेज के अंदर. सो 20, 40, 60, 80, 100 यहाँ पे वैल्यू दे के रखिए एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द परसेंटेज. उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे के साइड पे ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपको मिलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. उसकी वैल्यूज यहाँ पे दे के रखी इन लोगों ने. 20, 40, 60, 80, 100 आर द वैल्यूज ऑफ योर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बताई थी कि जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप उसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो ताकि आपको समझने में आसानी हो. एक साइड को आप यहाँ पे लिख दो एज ए लंग्स और दूसरी एरिया को आप यहाँ पे लिख दो एज ए टिश्यू. राइट साइड पे आप लिख दो एज अ लंग्स और लेफ्ट साइड पे आप लिख दो एज अ टिश्यू. और उसके बाद ध्यान दो कि आपका हीमोग्लोबिन का 100% सैचुरेशन आपको मिलेगा नियर बाय द लंग्स. लंग्स के पास आपको मिलता है आपके हीमोग्लोबिन का 100% सैचुरेशन. आपको मैंने ये स्टोरी बताई थी अगर आपको याद हो तो. जब आप गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. जब आपको ये स्टोरी हमने बताई थी, अगर आपको ये स्टोरी याद हो कि हम धर्मशाला बस स्टैंड से अगर हम चालू करते हैं हमारा बस में बैठना, तो वहां पे सारी सीट्स पहले खाली होती है और सब लोग चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाते हैं. तो वहां पे आपका होता है 100% सैचुरेशन. राइट, वही चीज आपके लंग्स में भी होती है. लंग्स में जब आरबीसी आते हैं तो वहां पे सारी सीट्स वहां पे खाली होती है. दैट मीन्स हीमोग्लोबिन पूरा वहां पे खाली होता है. तो क्या होगा, जो मेरे O2 होंगे वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे, तो मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे हो जाएगा 100% सैचुरेशन. ओके, अब मेरे जो आरबीसी है वो अपनी जर्नी चालू करते हैं एंड दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द टिश्यू. अब जब वो टिश्यू के पास जा रहे होते हैं आरबीसी, तो याद रखना बीच बीच में वो O2 को रिलीज करते रहेंगे. बीच बीच में वो लोग O2 को रिलीज करते रहेंगे, ऑक्सीजन को वो लोग यहाँ पे रिलीज करते रहेंगे. और जब वो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका सैचुरेशन, आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन यहाँ पे कम होने लगेगा. आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन यहाँ पे आपका कम होने लगेगा. राइट, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू ऑल रिमेंबर. तो टिश्यू तक जाते जाते हुए आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन यहाँ पे हो जाता है कम. और हमने जो स्टोरी यहाँ पे देखी थी वो ये थी कि जब आप बस में बैठ के जा रहे हो तो कुछ लोग पालमपुर उतर रहे, कुछ लोग कांगड़ा उतर रहे, कुछ लोग कहीं और उतर रहे. तो जब लोग उतरने लगते हैं तो आपकी सीट खाली होने लगती है. पहले 100% सीट फुल थी, अब 80% सीट फुल है, फिर से 70, फिर 40. सो दैट इज द सेम थिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड ओवर देयर. तो ये आपको यहाँ पे
याद रखना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये आपने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे याद रखते हो दैट इज गोइंग टू बी कि सबसे ज्यादा आपको जो पार्शियल प्रेशर मिलता है O2 का, वो भी आपको लंग्स वाले एरिया में ही मिलेगा। लंग्स वाले एरिया में आपको मिलता है अराउंड 100 mmHg जितना आपको O2 यहाँ पे मिल जाता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नियर द लंग्स इज गोइंग टू बी अराउंड 100 mmHg, राइट। आपको ग्राफ पे भी दिख जाएगा। ग्राफ अगर आप इसमें एरिया को अगर आप ध्यान से देखते हो, इफ यू ऑब्जर्व दिस एरिया देन यू विल सी कि आपका जो 100% पार्शियल प्रेशर है O2 का, वो आपको लंग्स वाले जोन में ही मिल रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि लंग वाला मेरा ये जोन है, तो लंग्स वाले जोन के अंदर ही मुझे ये पार्शियल प्रेशर O2 का यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाता है 100। तो क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। तो ये आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। अब इसके बाद याद रखना, हम यहाँ पे बात करेंगे समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। सो लेट मी राइट डाउन दिस थिंग ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर लिखता हूँ समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन। तो इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे, राइट। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा, कुछ फैक्टर्स होते हैं। सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। कुछ फैक्टर्स होते हैं, सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन। इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि है क्या, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल की क्लास के अंदर कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, राइट, तो वो टाइम पे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ता है। वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपके बॉडी के अंदर H+ आयंस का कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगा। अगर आपके बॉडी के अंदर H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, देन याद रखिएगा इससे क्या होगा, आपका pH नीचे जाएगा। आपका जो pH होगा, ब्लड का pH जो होगा वो आपका नीचे जाएगा। तो याद रखना, ब्लड के अंदर CO2 बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ रहा है और pH जो है आपका वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वो आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये तीन चीजें आपको होते हुए मिलेगी अगर आप कर रहे हो कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तब भी होगा, अगर आप सांस बंद करके पानी में डुबकी लगा के अगर आप पानी के अंदर जा रहे हो तब भी ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर होंगी। तो अगर आपकी बॉडी में ये चीजें हो रही है, देन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन को। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि ये यहाँ पे अब होगा क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जब हो रहा है बॉडी के अंदर तो इससे क्या फर्क पड़ता है या इसके वजह से क्या इंपैक्ट आता है मेरे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के ऊपर। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहा देन कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल याद करते हैं। अगर आपको याद हो तो आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे हम ये कह रहे थे कि अगर हम महक को 100 टेनिस बॉल्स दे बास्केट के अंदर और उसे बोले कि 5 मिनट में उन्हें वो बॉल्स को बाहर फेंकना है, सो वो अपना टाइम लेगी, बॉल को पकड़ेगी, अच्छे से पकड़ेगी, आर्म को स्विंग करेगी और बॉल को दूर कहीं पे फेंक देगी, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल के बारे में बात किया था 2 दिन पहले, ठीक है, राइट। और अगर हम महक को वो सेम काम करने के लिए बोले विद इन 30 सेकेंड्स, 100 बॉल्स है लेकिन आपको मिले सिर्फ यहाँ पे 30 सेकेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने उस बॉल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं रखनी, वो बॉल को उठाएगी और बाहर फेंकेगी बस। उसने कोई बॉल को अच्छे से पकड़ के आर्म का स्विंग लेके उसे फेंकना नहीं है, उसने बस बॉल को उठाना है और बाहर निकाल के फेंकना है। वो ज्यादा टाइम उसके पास क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि महक दूसरे कंडीशन के अंदर बॉल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बना रही, दूसरे कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बनाएगी, वो बस उन्हें उठाएगी और बाहर निकाल के फेंकेगी क्योंकि उसे 30 सेकेंड्स के अंदर 100 बॉल्स को खाली करना है। बट ऑन द अदर हैंड जब आपके पास बहुत टाइम होता है तो आप स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाते हो बॉल के ऊपर, आप उसे अच्छे से पकड़ते हो एंड देन आप उसे बाहर फेंकते हो। तो दोनों कंडीशन में फर्क यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जब 30 सेकेंड्स आपको मिले तब आप बॉल के ऊपर एक अच्छे से ग्रिप नहीं बना रहे, अच्छे से टाइटली आप उसे पकड़ नहीं रहे, आप उसे वीकली पकड़ रहे हो। लेकिन जब आपके पास 5 मिनट है बॉल को फेंकने के लिए तब आप उस पर अच्छे से ग्रिप बना रहे हो और फिर आप उसे फेंक रहे हो। सेम चीज यहाँ पे होगी, सेम चीज आपकी यहाँ पे होगी। आपका जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो यहाँ पे बाइंडिंग होगा, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग होगा, यहाँ पे मैं टर्म यूज करूंगा दैट इज माय एफिनिटी।
जो मेरी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो यहाँ पे एफिनिटी होगी, जो मेरी यहाँ पे एफिनिटी होगी, एफिनिटी को तुम ऐसे सोच सकते हो एज अ ग्रिप। मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ने की जो एफिनिटी उसको तुम ऐसे सोच सकते हो एज अ ग्रिप। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को पकड़ने की जो ग्रिप होगी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सो योर एफिनिटी ऑफ माई हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिक्रीज, ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब सोचिए डिक्रीज करने का फायदा क्या होता है। अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली नहीं पकड़ रहा, अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली नहीं पकड़ रहा, तो फायदा ये होता है कि उसे जल्दी रिलीज कर सकता है, वो उसे जल्दी रिलीज कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एफिनिटी होगी ना हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को बाइंड करने की, वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और ये डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में ये 3 कंडीशंस आपके बॉडी में चालू हो चुकी है। जैसी आपकी बॉडी में ये 3 कंडीशंस चालू हो जाती है, याद रखना है आपको, योर एफिनिटी ऑफ माई हीमोग्लोबिन टू बाइंड टू माई ऑक्सीजन इज गोइंग टू डिक्रीज। ये एकदम से आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को, समझे मेरा ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो उसको टाइटली नहीं पकड़ेगा, उसे बहुत लाइटली पकड़ेगा और उसे वो रिलीज कर देगा, राइट। उसे बहुत टाइटली पकड़ेगा नहीं, उसे बहुत लाइटली वो पकड़ेगा और उसे, ताकि वो फटाफट उसे रिलीज कर सके। और ये वो ऐसा किस लिए कर रहा है? क्योंकि आप समझो इस बात को, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए फटाफट, वो जितना जल्दी ऑक्सीजन को रिलीज करेगा उतना जल्दी और ऑक्सीजन लेके आएगा लंग्स के पास से, और उन्हें भी लेके आएगा, फटाफट टिश्यू तक जाएगा, जल्दी रिलीज करेगा और वापस लंग्स के पास से और ऑक्सीजन लेके आएगा। अब क्योंकि उसे ये बहुत फटाफट करना है, इसलिए वो ऑक्सीजन को स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखेगा, और इसलिए हम कहते हैं कि उसकी एफिनिटी जो होगी ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यस यू? सर। यस यस सर। सर। यस सर। पक्का रिपीट करना तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। अरे मैंने यस करना सर, है। रिपीट कर दो। हाँ रिपीट तो मैंने करना ही है। देखो इसमें होता क्या है ना, अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज, तो यार इतना आपकी बॉडी में ये 3 चीजें आपकी होने लगेगी। आपका CO2 का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपके आपके टिश्यूज मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे होंगे, तो CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा। आपके मसल्स आप यूज कर रहे हो तो CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर आपका बॉडी का बढ़ेगा, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ता है। और प्रोटॉन आयंस भी आपके बॉडी के अंदर बढ़ने लगेंगे, प्रोटॉन आयंस भी आपकी बॉडी में बढ़ने लगेंगे। और उससे क्या होता है, आपका जो पीएच होता है वो आपका जाएगा नीचे, आपका जो पीएच होगा वो आपका नीचे जाने लगता है। सो दैट मीन्स आपका ब्लड जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट आपका ब्लड स्लाइटली एसिडिक होने लगता है। ठीक है, याद रखना 3 चीजें, CO2 बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और पीएच आपका नीचे जा रहा है। इन कंडीशंस के अंदर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दैट योर एफिनिटी ऑफ माय हीमोग्लोबिन टू बाइंड टू ऑक्सीजन इज गोइंग टू डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, अगर वो ऑक्सीजन को काफी नॉर्मल कंडीशन में टाइटली पकड़ के रखता है, इन कंडीशंस के अंदर वो उन्हें टाइटली पकड़ के नहीं रखेगा, वो ऑक्सीजन को काफी हल्के से पकड़ के रखेगा ताकि उन्हें जल्दी रिलीज कर सके। और उसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा एफिनिटी, उसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारी एफिनिटी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी कम हो रही है, या हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो एफिनिटी है वो अगर कम हो रही है, दैट मीन्स अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को काफी इजीली रिलीज कर सकता है, वो काफी जल्दी उसे रिलीज कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत टाइटली उसे पकड़ के नहीं रखा। और ये इसलिए हो रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को टिश्यू तक आप पहुंचा सको। क्या अब ये समझ आया आपको शीतल? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। राइट, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इसके हम मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसकी कंडीशन में अपोजिट कर देता हूँ, राइट। पहले ये देख लो, हमने क्या बोला था, फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन को। तो यही हमने बात किया था कि अगर आपके वो फैक्टर्स को अगर आप देखोगे तो उन कंडीशंस के अंदर यू विल फाइंड कि आपकी जो एफिनिटी है, राइट, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, वो आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी चेंज कर देता हूं और आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होता होगा। अगर आपका टेम्परेचर है लो, समझो अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे है बॉडी के अंदर लो, आपका CO2 कंसंट्रेशन है आपके बॉडी के अंदर लो, और अगर आपका है पीएच जो आपका है थोड़ा हाई, अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी में मिलती है, अज्यूम कर लो अगर आपको ये कंडीशन बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो क्या लगता है एफिनिटी आपकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? यहाँ पे
इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एफिनिटी ऑफ माय हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमें बिल्कुल उल्टी कर दी। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कंडीशंस काफी ठीक ठाक है, ये जो अगर अगर आपके बॉडी में ये कंडीशंस है ना, दैट मींस कंडीशंस काफी ठीक ठाक है, आप कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे, राइट। तो ऐसे टाइम पे हीमोग्लोबिन को कोई टेंशन नहीं होता, वो ऑक्सीजन काफी आराम से रिलीज करेगा, वो अपने आराम से फुर्सत से रिलीज करेगा। और अगर वो आराम से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, दैट मींस इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट विल हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी जो एफिनिटी होगी वो आपके यहाँ पे इंक्रीज करेगी। सो ओवर हियर यू विल हैव, यहाँ पे आप देखोगे कि आपका हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को काफी टाइटली पकड़ के रखेगा, राइट, काफी टाइटली पकड़ के रखेगा ताकि वो आराम से रिलीज कर सके, कोई क्योंकि जल्दबाजी नहीं है। बट जब हीमोग्लोबिन को फटाफट ऑक्सीजन रिलीज करना होता है, तब वो उसे काफी लाइटली पकड़ के रखता है, और तब हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो एफिनिटी डिक्रीज हो गई, दैट्स व्हेन वी से कि वहां पे आपकी एफिनिटी डिक्रीज हो गई। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर करोगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होती जाएगी। आप मुझे बताइए कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग कर रहे होंगे, अगर आप साइकिल चला रहे काफी हाई स्पीड पे, तो ये टाइम पे आपके हिसाब से क्या बॉडी में CO2 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। और क्या क्या बढ़ेगा बॉडी के अंदर? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ठीक है, H+ का अगर लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर मेरा pH क्या होगा? हाँ जी, मेरा pH जो होगा मेरा यहाँ पे डिक्रीज करेगा, मेरा pH यहाँ पे आपका डिक्रीज करेगा। तो अगर ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है, तो अब मुझे बताइए कि एफिनिटी आपकी जो होगी मेरी हीमोग्लोबिन की टू बाइंड टू माय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे जो मेरी एफिनिटी यहाँ पे जो होगी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी या डिक्रीज होगी। हाँ जी, ये हमेशा आपके यहाँ पे डिक्रीज करेगी। और अगर ये डिक्रीज करी है तो आप मुझे ये बताओ कि इसका एडवांटेज क्या होता है, इवोल्यूशन ने ऐसा क्यों किया है कि आपकी कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर आपकी एफिनिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ये आपने देख लिया। आप मुझे ये बताओ कि ऐसा इवोल्यूशन ने क्यों किया है? सर ताकि ऑक्सीजन को जल्दी से रिलीज कर सके। बिल्कुल सही, ताकि आप ऑक्सीजन को जल्द से जल्द आप रिलीज कर सको, उसे आप पकड़ के रखो मत, ताकि हीमोग्लोबिन उसको फटाफट रिलीज कर सके। इसलिए आपके यहाँ पे एफिनिटी जो आपके यहाँ पे होगी वहां पे आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। अगर ये 3-4 चीजें आपके बॉडी में हो रही है, राइट, देन यू शुड नो द एफिनिटी इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज, दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं कोई चीज पूछ लेता हूँ, अगर आप लेट्स अज्यूम अगर आप कर रहे हो, अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, तो क्या मेरी एफिनिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज डिक्रीज। कोई भी फिजिकल, बिल्कुल सही, कोई भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो ना, कोई भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, ध्यान रखना आपकी जो एफिनिटी है वो आपकी डिक्रीज होगी। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो एफिनिटी होगी वो आपकी डिक्रीज ही करेगी। इसे याद रखना, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन जो आपकी एफिनिटी होगी दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, ताकि आप फटाफट ऑक्सीजन दे सको, ताकि वो लड़का रॉक को अच्छे से क्लाइंब कर सके। सो दैट इज समथिंग, तो ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए, इट इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। तो सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर नॉर्मल वॉक करेंगे तब भी ऐसा होगा? नहीं, नॉर्मल वॉक में आपका इतना यहाँ पे, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी वॉक कर रहे हो ना, समझो आपको ट्रेन पकड़नी है और आप जल्दी जल्दी वॉक करके प्लेटफॉर्म से वॉक करके जा रहे हो, तो हाँ आपकी डिक्रीज हो जाएगी एफिनिटी। बट अगर आप नॉर्मल एकदम कैजुअली अगर आप चल रहे हो तो कुछ नहीं होगा, तो आपका नॉर्मली रहेगा आपका। तो नहीं होती ना? ठीक है, क्या बेटा? सर सोते टाइम? ना सोते टाइम तो कुछ नहीं हो रहा, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे सोते टाइम। तो सोते टाइम तो अगर आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो वो टाइम पे CO2 बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, pH नीचे जा नहीं रहा, तो नॉर्मल रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप कुछ कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, तब आपका ये एफिनिटी आपके यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना, आपको जो ग्राफ दिखाया गया है एनसीईआरटी के अंदर,
ये नॉर्मल कंडीशन वाला ग्राफ है। ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है एनसीईआरटी में, जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये रेड वाली लाइन जो आपको है यहाँ पे, जो कर्व है, जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज बेसिकली अ नॉर्मल कर्व, दैट इज अ कर्व फॉर अ नॉर्मल कंडीशन। तो ये निकल नहीं रहा, ओके राइट। सो दिस इज अ कर्व फॉर अ नॉर्मल कंडीशन, सो प्लीज नो दैट ये जो आपको कर्व यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये आपके नॉर्मल कंडीशन वाला यहाँ पे आपका कर्व है, ठीक है। अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से सुनो। अगर आपको दिखता है, यस सर। अगर आपको दिखता है कि आपके बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर का लेवल बढ़ रहा है, और आपका pH जो है वो नीचे जा रहा है, अगर ऐसा होता है आपके बॉडी के अंदर, जो जनरली तभी होगा जब आपको एक्सरसाइज करेंगे तभी होगा, और एल्स नहीं होगा। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तभी होगा, और एल्स नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो याद रखना, आपका जो कर्व है, आपका जो सिग्मोइडल कर्व है, इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। द सिग्मोइडल कर्व, आई विल राइट ओवर द कर्व विल शिफ्ट ऑन राइट साइड। ये राइट साइड पे आपका कर्व यहाँ पे शिफ्ट होगा। आपका जो कर्व है यहाँ पे, वो आपका राइट हैंड साइड पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको बताता हूँ ये कैसा दिखेगा यहाँ पे। अगर आप समझो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा नॉर्मल से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि इन दिस सेट्स ऑफ कंडीशन, जब CO2 बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, pH नहीं जाएगा, आपका कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा हमेशा। इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आप इतना समझ सकते हो तो आप मुझे खुद बता सकते हो कि अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर है आपका लो, आपका CO2 का अमाउंट है आपके बॉडी में लो, और pH आपका है हाई, तो इस कंडीशन में आपके हिसाब से कर्व मेरा किस टाइप पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड पे। राइट नहीं बेटा, लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई ना। टेम्परेचर कम है आपका, CO2 का लेवल कम है ब्लड के अंदर, और pH आपका यहाँ पे ज्यादा है। सो इसके अंदर क्या होगा? द कर्व विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो याद ना, ओवर हियर द कर्व will shift on left side, on left side। यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया हुआ आपको कि कैसे आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है और कैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो जो रेड लाइन है वो है नॉर्मल कंडीशन। रेड लाइन जो आपकी है ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। दिस इज योर नॉर्मल कंडीशन। देखिए अभी आप लोग सब बैठे हुए हैं, कुछ लोग शायद लेटे भी होंगे अभी, राइट। सो ये आपकी है यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन। पर जैसे अगर आप दौड़ाम दौड़ी चालू कर देंगे ना, अभी समझो आपने भागना चालू कर दिया लेक्चर के बाद एकदम से, तो वो टाइम पे क्या होगा, या लेक्चर के बीच में, तो टाइम तो क्या होगा वो टाइम पे कि आपका जो कर्व होगा इट विल शिफ्ट ऑन द स्लाइटली ऑन द राइट हैंड साइड। इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। तो याद रखना उस कंडीशन में आपका जो कर्व होगा वो आपका राइट हैंड साइड पे यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, जो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए आपको दिख रहा है। सो ये जो येलो लाइन है दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन, राइट। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ ये जो येलो लाइन है दिस इज माई रेस्टिंग स्टेट। जब आप ज्यादा कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी चालू कर दी देन इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट, एक्सक्यूज मी, इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू? ये क्लियर रखना बड़ा ही जरूरी है, इसलिए मल्टी टाइम्स आपको पूछ रहा हूँ। दिस शुड बी वेरी मच लाइक क्रिस्टल क्लियर टू यू, राइट। इन दिस सेट्स ऑफ कंडीशन, सिंपल सी बात है, इन कंडीशंस के अंदर आपका कर्व शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड। दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। तो अगर आपको इतना समझ आ रहा है यहाँ पे, if you are able to understand this much amount of thing, now let's see one more thing over there. See, अब क्या होगा यहाँ पे कि आपने देख लिया कर्व आपका हो रहा है राइट हैंड साइड शिफ्ट कुछ कंडीशंस के अंदर। या मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, then yes I can very clearly से बिना कुछ सोचे हुए आप कह सकता हूँ that curve will go on the right hand side. Curve will shift to right side. बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग अब इतनी तो स्ट्रांग हो गई है कि ये मैं देख के कह सकता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे
कलर चेंज करता हूं मैं। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ P50। तो हमें समझना है ये P50 क्या होता है, ये हमें यहाँ पे समझना है कि व्हाट डू मीन बाय P50, व्हाट इज एक्चुअली P50। तो P50 क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है हमें यहाँ पे समझनी है। P50 का मतलब होता है जब आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है, तब जब आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है उस टाइम पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा। उस टाइम पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, उस वैल्यू को हम बोलते हैं हमारा P50। उस वैल्यू को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे P50। याद रखना P50 का मतलब होता है कि जब आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है आपका 50%, वो टाइम पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहेगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वैल्यू ऑफ P50। तो अगर कल उठ के आपको कोई बोले रोड पे कि बेटा मुझे P50 की वैल्यू बता दो, वो आपको ग्राफ देगा और बोलेगा कि बेटा आप ये आपका ग्राफ है, सिग्मोइडल कर्व है आपका सामने, आप मुझे P50 की वैल्यू बता दो, तो आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरीके से उस ग्राफ को देखोगे। लेट मी शो यू ओवर हियर। आपने क्या करना है, आप पहले देखोगे कि P50 मतलब 50% सैचुरेशन, वाई एक्सिस पे 50% सैचुरेशन तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसे प्लॉट करना है, आपको इसे प्लॉट करना है कर्व के साथ। तो जब आप इसे प्लॉट करते हो कर्व के साथ तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी, कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और जो वैल्यू आपको नीचे मिल रही है दैट इज माई P50 वैल्यू। और P50 वैल्यू जो मेरी यहाँ पे होगी वो जनरली नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपकी होती है 25 mmHg। याद रखना ये आपकी होती है P50 वैल्यू अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। सो अंडर अ नॉर्मल कंडीशन द P50 वैल्यू आपकी जो रहेगी आपके बॉडी के अंदर वो रहेगी अराउंड 25 mmHg। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपको कोई पूछता है कि P50 वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स आपको बताना है कि जब आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है वो टाइम पे क्या अमाउंट मिलता है आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का, दैट इज नोन एज माई P50 वैल्यू, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर P50 वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि जब मैंने P50 वैल्यू निकाली है 25 mmHg, ये मेरी रेस्टिंग स्टेट की है, ये जब मैं नॉर्मल रेस्ट कर रहा हूं ना वो टाइम की मेरी P50 की वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो पहले तो ये बताओ कि क्या आपको P50 वैल्यू के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय P50 वैल्यू ओवर हियर। Yes, Sir, yes, sir. हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कोई कह रहा था। सर रिपीट कर दो। हाँ देखो इसमें हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे देखो जब आपका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है आपका 50%, वो तो आप कभी ना कभी होगा ही, आप ये तो जानते हो कि कभी ना कभी हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेशन होगा। जब 50% सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का तो वो टाइम पे आपके टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है वो हमें फाइंड करना होता है। यहाँ पे उस टाइम पे आपके टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और वहां पे जो आपको वैल्यू मिलती है, वहां पे जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हो जो आपको वैल्यू मिलती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज योर P50 वाली वैल्यू। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपने यहाँ पे देखा कि आपका 50% सैचुरेशन जब होता है तो आपने इसे प्लॉट किया, आपने इसे इसको लाइन को आगे लेके आए, आपने कर्व पे लाया और फिर आप नीचे गए, आप गए ऑन द एक्स एक्सिस, सो यू हैव प्लॉटेड दैट पर्टिकुलर P50 वैल्यू। तो P50 की जब हमने वैल्यू प्लॉट की तो हमें क्या मिला 25 mmHg। सो दैट मीन्स इस O2 के कंसंट्रेशन पे जब आपके बॉडी के अंदर 25 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो टाइम पे आपके 50% हीमोग्लोबिन खाली होते हैं, राइट, या मैं कह सकता हूं कि मेरे 50% हीमोग्लोबिन भरे हुए होते हैं। ठीक है, सो एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू राइट आई विल फाइंड you will have 50% of your hemoglobin will be occupied or they will be vacant. So P50 का वैल्यू का मतलब ये होता है कि इस परसेंटेज के ऊपर आपका कितना कंसंट्रेशन आपको मिल रहा है आपके O2 का, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यू गेट टू सी एट दिस वैल्यू, वो होता है आपका P50 का नंबर। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो आपका रहेगा यहाँ पे 25 mmHg, राइट, और अगर कंडीशन चेंज होती है यहाँ पे तो आपका P50 का वैल्यू भी आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो इस बात को कि P50 वैल्यू में तो आपको पता चल गया कि आपकी नॉर्मल कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या होती है। सो हमने देखा कि यार नॉर्मल कंडीशन में
इन योर नॉर्मल कंडीशन, और ये वैल्यू आपके एनसीईआरटी की है तो याद रखना। सो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और इसे मैं बोल सकता हूँ रेस्टिंग स्टेट, आपकी P50 की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे आएगी वो होगी आपकी 25 mmHg। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो नॉर्मल कंडीशन वाली बात हो गई, आप लोग मुझे ये बताओ सोच के कि जब मैं बात करता हूँ P50 की, और अगर वो इंसान कर रहा है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, HIE, अगर वो कर रहा है आपका हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो क्या मेरी P50 की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? चेंज होगी। देखो क्योंकि क्या होगा, कर्व आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, राइट। अगर कोई कर रहा है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, देन इतना तो आपको 100% पता है कि आपका जो कर्व होगा, द कर्व विल मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड, विल मूव टू द राइट साइड, ये आपका राइट साइड पे आपका मूव करेगा। और अगर ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, देन P50 की वैल्यू भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगी। याद रखना P50 की वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज होगी। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज लिख देता हूँ, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। सो जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो याद रखना वो टाइम पे P50 की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, वो आपको 25 नहीं मिलेगी। तो आप पीछे ग्राफ पे आके देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आपकी एक कंडीशन है, आप जानते हो कि जो ग्रीन वाली जो लाइन है, ग्रीन वाली लाइन जो आपकी है डॉटेड लाइन, वो आपकी है एक्सरसाइज वाली लाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लॉट करूंगा, मैं P50 की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करूंगा। अगर मैं P50 की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करता हूं ग्रीन लाइन के साथ, ग्रीन वाली लाइन के साथ, तो मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा, लेकिन वो वैल्यू मेरे पुराने वैल्यू से अलग होगा, राइट। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ यहाँ पे, बेटा आप चीज समझो, यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ पे कह सकता हूँ कि P50 की वैल्यू चेंज होगी, और चेंज भी कैसे होगी, वो बढ़ेगी यहाँ पे। अगर आपका 25 mmHg था नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे शायद आपका हो सकता है वो, लेट्स से इट कैन बी समवेयर अराउंड लाइक 35, एक रैंडम नंबर में यहाँ पे ले रहा हूँ, 35 mmHg। दैट कुड बी द P50 वैल्यू जब आप कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। अब कभी आपको ये नंबर निकालने के लिए आपको बोलेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि ये रैंडम नंबर मैंने लिया है। आपको लोग कभी बोलेंगे कि आप ये नंबर बताओ कि क्या होगा, नंबर ड्यूरिंग एक्सरसाइज नंबर क्या होगा, आपको वो लोग पूछेंगे नहीं। बट इतना पूछ सकते हैं अब से वो लोग कि क्या मेरी P50 की वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो आपने बोलना है हाँ जी बिल्कुल बदलेगी, अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज तो P50 की वैल्यू आपकी हमेशा बदलेगी। आप मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे P50 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज कर रही है? P50 की वैल्यू जो यहाँ पे है, नॉर्मल कंडीशन में वैल्यू क्या थी, 25 mmHg थी, और एक्सरसाइज के टाइम पे आ रही है आपकी 35 mmHg। अगर आपकी आ रही है तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है? इंक्रीज। अरे बिल्कुल क्लियरली इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू, बिल्कुल क्लियरली आपका यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो आई कैन से दैट P50 वैल्यू इज गोइंग टू राइज ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू राइज, ये आपका इंक्रीज होगा जब आप कर रहे होते हो कोई एक्सरसाइज। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो याद रखना P50 का वैल्यू जो होगा वो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। P50 का तो आपका जो 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है वो आपका मिल रहा है, वो आपको एट 35 mmHg पार्शियल प्रेशर O2 के ऊपर, और पहले आपको मिल जाता है एट 25 mmHg पार्शियल प्रेशर O2 के ऊपर मिल जाता वो, लेकिन अब वो आपको मिल रहा है 35 mmHg के ऊपर आपको मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे चेंज होगी, वो बल्कि इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगी जब आप कर रहे हो यहाँ पे एक्सरसाइज। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। राइट, दिस इज समथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्लियर टू यू। एक बार देखो बेटा इसमें होता क्या है ना, आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है। देखो मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं P50 की वैल्यू की, याद रखना कि आपकी नॉर्मल कंडीशन में एक वैल्यू आपको मिलती है, राइट। अगर आपकी कोई नॉर्मल कंडीशन है जहां पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो तब आपकी वैल्यू होती है अराउंड 25 mmHg। दैट मीन्स व्हाट, कि आप देखो कि 50% सैचुरेशन जब आपका होता है, तो वो टाइम पे अगर आप उसे प्लॉट करोगे आपके कर्व के ऊपर, तो आपको कुछ यहाँ पे नंबर मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में नंबर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपका नंबर होता है 25 mmHg। सो P50 की वैल्यू है आपकी 25 mmHg नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर आप दौड़ाम दौड़ी कर रहे हो, अगर आप भाग रहे हो, तो वो टाइम पे क्या होता है, आपका जो ग्राफ है वो आपका शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड के ऊपर,
अगर आप कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो वो टाइम पे आपका जो कर्व है वो शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड। यहां तक समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. सो इट विल Yes, शिफ्ट sir. ऑन द राइट हैंड साइड। अब अगर आपका कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है देन ऑब्वियसली अब मैं इसे प्लॉट करूंगा वापस से तो कुछ और मिलेगा मुझे। तो जब मैं प्लॉट करता हूं अब मुझे वापस पता करना है P50 की वैल्यू। मैंने नॉर्मल कंडीशन में देख लिया। अब मैंने बोला उस लड़के को कि भाग के आओ जरा। वो भाग के आता है और फिर मैं उसकी वैल्यू चेक करने लगता हूं। तो ये वैल्यू अब मैं चेक कर रहा हूं आफ्टर योर एक्सरसाइज। और जब मैं ये एक्सरसाइज के दौरान आपकी ये वैल्यू जब मैं चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, बल्कि ज्यादा मिलेगी। तो इसे मैं प्लॉट करता हूँ। 50 के ऊपर मैंने यहाँ पे रखा, आई वेंट टू द ब्लू लाइन और फिर मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं। तो अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो साफ दिख रहा है बेटा कि यहाँ पे मेरा नंबर बढ़ेगा। जो भी मेरा यहाँ पे नंबर था उससे तो ज्यादा नंबर मुझे मिलेगा यहाँ पे, राइट। वो नंबर हम रैंडमली यहाँ पे कुछ भी नंबर लेंगे जस्ट टू शो यू कि आपकी P50 की वैल्यू आपकी बढ़ती है जब आप करते हो कोई एक्सरसाइज। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अब ये समझ आ रहा है आपको? इज इट नाउ क्लियर टू यू शीतल? Yes, sir. Yes, sir. This सर is- घटेगी कब? बोलो बोलो। सर ये P50 की वैल्यू घटेगी कब 25 से? मतलब वो आप लोग मुझे बताओ, मुझे तो मालूम नहीं, आप लोग ही बता पाओगे। अगर जब टेम्परेचर लो होगा और CO2 हाँ जी लेवल राइट, कम अगर जब मेरा होगा। टेम्परेचर होगा लो, जब मेरा CO2 का कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे लो, और जब मेरा pH होगा यहाँ पे आपका हाई, तो मेरा कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट? कहाँ पे शिफ्ट होगा मेरा कर्व? लेफ्ट मेरा कर्व जो यहाँ पे होगा इट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल सही, द कर्व विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो मेरा कर्व यहाँ पे होगा, जो कर्व मेरा होगा ये आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड पे ये करेगा आपका यहाँ पे शिफ्ट। और जब मेरा कर्व यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा तो उसके से आपका यहाँ पे क्या होगा कि अब आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा आपका अलग दिखेगा यहाँ पे। अब उसका प्लॉट करते हैं हम यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग। सो अगर मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइन लेफ्ट वाली। ये रेड कलर में मजा नहीं आता, लेट मी चेंज द कलर ओवर, लेट्स मेक इट डार्क ग्रीन। सो अज्यूम करो कि मेरा लेफ्ट साइड पे आपका कर्व आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो अब तो आप लोग समझ सकते हो बेटा कि अगर इस कर्व को लेके अगर मैं P50 निकालूंगा तो वैल्यू मेरी कम ही आएगी। द वैल्यू ऑफ P50 इज नाउ गोइंग टू मतलब हो सकता है क्या जैसे सर हम क्या करें कि मतलब लेफ्ट साइड ये कर्व शिफ्ट हो क्या सकता है। करें कि नॉर्मली लेफ्ट साइड पे ये बहुत बहुत लाइक रेयर कंडीशन में ये जनरली आपको होता है कि आपकी बॉडी में यस सर। टेम्परेचर लो हो, pH आपका लो जा रहा हो, राइट। इसलिए ये सिर्फ हम स्टैटिस्टिकली हम यहाँ पे बताते हैं उस चीज को। नॉर्मली ऐसी चीजें होना एकदम बहुत, इट्स नॉट दैट ऑफन दैट यू फाइंड दैट हैपनिंग, ठीक है। बट दिस इज समथिंग यू गेट टू सी इन सम डिफरेंट काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते इस लेवल पे। बट कुछ कंडीशंस में लाइक इन द फीटल स्टेज आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व जाता हुआ। बट दैट इज समथिंग वी वोंट गेट इनटू दैट राइट नाउ। बट याद रखना ये अगर कंडीशंस होती है, ये वाली नहीं, अगर आपकी दूसरी कंडीशन अगर आपकी होती है लो CO2, लो टेम्परेचर एंड हाई pH, देन योर कर्व विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो वहां पे मेरी P50 की वैल्यू भी यहाँ पे आपकी कम मिलेगी। अगर यहाँ पे 25 था नॉर्मल तो यहाँ पे शायद 20 होगा या 15 होगा, जो भी हो सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है कब जा रहा है राइट और कब जा रहा है लेफ्ट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और याद रखना एफिनिटी कब चेंज हो रही है, कहां पे एफिनिटी डिक्रीज होगी और कहां पे इंक्रीज होगी, इज समथिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक दो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ पे करके मुझे बताना है। तो ये तो आपने देख लिया, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी डिक्रीजेस, शिफ्ट ऑन टू द राइट हैंड साइड, ये ठीक है हमें अब जानते हैं, और ये भी हम जानते हैं, ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है। बोर इफेक्ट क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। नाउ ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन hemoglobin oxygen dissociation curve is sigmoid shape. Under normal condition hemoglobin oxygen dissociation curve is sigmoid shape, ये आप जानते हो, okay. When a partial pressure of oxygen is 25 mmHg, that is when hemoglobin saturation is 50%, ठीक है। Partial pressure at which hemoglobin saturation is 50% is called P50.
पार्शियल प्रेशर जिसके ऊपर आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आपका 50% होगा उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ योर P50, राइट. देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ये हम जानते हैं, वो फैक्टर आपके होते हैं CO2, टेम्परेचर एंड योर pH. तो इतना हमें यहाँ पे मालूम है. नाउ ये मैं आपको बताता हूँ, बट इसके पहले हाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे चैट में आंसर करना है आप लोगों ने, और ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखना है. when partial pressure of CO2 rises, the oxygen dissociation curve of hemoglobin at this temperature will कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये कर्व, राइट या लेफ्ट? फटाफट आंसर करिए चैट के अंदर, क्विकली आंसर इन द चैट. इन विच डायरेक्शन आई विल फाइंड द कर्व विल मूव? दिव्यांशी, अपूर्वा, नवप्रीत, रिया, अल्पना, पारुल, सोनम, गुंजन, श्वेता, पलक. That's right. Sheetal, that's right. You will find, सबका आंसर यहाँ पे से, it will move on to the right hand side. It will always move on to the right hand side. ठीक है? Now, okay. यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं. In which condition oxygen dissociation curve of hemoglobin shift to right from the normal condition? Normal से right में वो कब जाएगा? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, डिक्रीज इन pH, लोगों के आंसर आना चालू हो गए यहाँ पे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. डिक्रीज इन pH, डिक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन एसिडिटी, डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो आपका आंसर यहाँ पे सही है, सबका आंसर यहाँ पे राइट. प्रीति, किंजल, दैट्स ट्रू. एंड ऑल ऑफ यू, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा. अगर आपका pH नीचे जा रहा है तो दैट मीन्स आपका कर्व जो होगा वो आपका शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड. सही है, ठीक है. तो करते हैं इसके, ये वाला नहीं, ये वाला करते हैं. ये वाला थोड़ा ध्यान से करना. ट्राई टू दिस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से. क्वेश्चन को ध्यान से देखो. चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस इन अ टिश्यू दैट वुड इन्फ्लुएंस द मोस्ट रैपिड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. आपको वो कंडीशन चूज करनी है, आपको वो कंडीशन इनमें से चूज करनी है जो जिसकी वजह से बहुत रैपिडली आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा. मोस्ट रैपिड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब हो सकता है? इन्होंने देख रखा हुआ है टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने देख रखा हुआ है यहाँ पे. बहुत बढ़िया, जिन्होंने अभी आंसर कर दिया है, आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट. तेज हो आप लोग तो आपको ये कंडीशन यहाँ पे देख रखी हुई है, राइट. अब आपके यहाँ पे देख रखे हुए ऑप्शन यहाँ पे. ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, दैट यू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड हायर CO2 कंसंट्रेशन एंड लो ऑक्सीजन. अब अनम्यूट करके बताओ कि आपको ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है ये ऑप्शन? सही बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है. आपको चाहिए हाई CO2, हाई टेम्परेचर, और ये सबसे बढ़िया कंडीशन होगी जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट रहेगा. तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है. बी में पता है क्या है? बी में इन्होंने CO2 ज्यादा रखा हुआ है लेकिन इन्होंने टेम्परेचर बहुत कम रखा हुआ है. तो ये अच्छी कंडीशन है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी ए अच्छी है, राइट. यहाँ पे इतना रैपिडली नहीं होगा बी के अंदर, तो इससे हो गया गलत. सी में क्या दिखा इन लोगों ने कि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका तो कोई इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी अगेन रॉन्ग. और डी के अंदर भी उन्होंने कंडीशन ऐसी दिखाई हुई कि टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 थोड़ा उससे कम है, सो दैट इज नॉट ऑल्सो अप्रोप्रिएट. सो सबसे बढ़िया है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10, आई होप सबको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ. याद रखना आपको यहाँ पे उन्होंने लाइक लेजेंड्स देके रखे हुए कि टेम्परेचर को क्या मार्किंग है, ऑक्सीजन की मार्किंग क्या है और CO2 की मार्किंग यहाँ पे क्या है. और फिर आपने बोला कि इनमें से कौन सी कंडीशन रहेगी जिसमें आपका फटाफट आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा. तो याद रखना दैट कंडीशन इज गोइंग टू बी योर हाई अमाउंट ऑफ CO2 एंड हाई अमाउंट ऑफ योर टेम्परेचर. ये आपकी सबसे बढ़िया कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका डिसोसिएट होगा आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से. ठीक है. अच्छा, ये अनम्यूट करके आंसर करना है आप लोगों को, अनम्यूट करके आंसर करना है. इसको चैट को आंसर नहीं करेंगे आप लोग, अनम्यूट करके बोलेंगे. लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इज नोटिस अंडर विच कंडीशन? बताइए. लो टेम्परेचर राइट, एंड हाई pH. यस, ऑप्शन 2 आपके यहाँ पे सही होगा. अगर आपको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कराना है आपके कर्व को तो आपका यहाँ पे होना चाहिए आपका लो टेम्परेचर. द टेम्परेचर हैज टू बी लो एंड यू शुड हैव अ हाई pH. इस कंडीशन के अंदर आपका जो कर्व होगा दैट विल शिफ्ट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट. दैट विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड.
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस इसमें से काफी लोग घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। तो आपकी अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर होती है देन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। होपफुली आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी एंड यू विल बी एबल टू कम अप विद द राइट आंसर, राइट। तो क्या आपको ये जो क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन किए, क्या आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ रहे हैं? राइट, Yes, sir. दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद। ओके, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनना। सी, आपको अगर मैं बोलूं कि आप अपनी सांस बंद करें और पानी में डाइव करें और पानी के डेप्थ तक जाए तैर तैर के कुछ ढूंढने के लिए, राइट। और फिर जब आप पानी के अंदर, आप अंडरग्राउंड अंडर वाटर जब आप स्विम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगा। सेम चीज होगी अगर आप डीप सी डाइविंग करते हो। अगर आप डीप डाइव लगाते हो पानी के अंदर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी बट तभी बता रहा हूँ, अगर आप डीप डाइव लगा रहे हो पानी के अंदर देन व्हाट विल अगेन हैपन, यू विल फाइंड कि आपका CO2 इंक्रीज होगा, क्योंकि आप स्विम कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर भी आपका ऊपर जाएगा और आपका pH जो होगा वो आपका नीचे जाएगा। अब आपको याद ये रखना है कि जब आप पानी के अंदर, समझो आप 1 मिनट तक आप नीचे पानी के अंदर तैर रहे हो और फिर आप सरफेस के ऊपर आते हो, फिर आप तैर तैर के आप सरफेस के ऊपर आते हो। अब जैसे ही आप सरफेस के ऊपर आओगे तो क्या होगा, आप अपने आप ब्रीथ करने लगोगे जोर से, लाइक यू विल स्टार्ट ब्रीथिंग रैपिडली। आपको अपने आप को बोलना नहीं पड़ता कि मुझे ब्रीथ करना है, यू विल स्टार्ट ब्रीथिंग वेरी रैपिडली। ऐसा नहीं कि तुम कैजुअली बाहर आओगे एंड यू विल स्टार्ट टॉकिंग, यू विल इनिशियली स्टार्ट ब्रीथिंग रैपिडली, राइट। यू कम आउट ऑफ वाटर, you come out on surface and there will be a rapid breathing which you will be showing. There will be a rapid breathing जो तुम करते हो। जब तुम रैपिड ब्रीदिंग करते हो, याद रखना, जब तुम रैपिड ब्रीदिंग यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, उसके वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब आप ऑक्सीजन को अंदर लोगे, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को अंदर लोगे और CO2 को बाहर निकालोगे। आपको ये समझना है कि आपका जो ये अर्ज था ना, ये जो अर्ज था रैपिडली ब्रीथ करने का, ये इसलिए आया क्योंकि आपके बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा था। जब आपके बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तब वो जाके आपके ब्रेन को जाके बोलता है दैट यू हैव टू ट्रिगर रैपिड ब्रीदिंग। आप रैपिडली ब्रीदिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑक्सीजन कम था, ये जाके ट्रिगर करता है, दैट इज द वन विच विल ट्रिगर, दैट इज द वन विच विल ट्रिगर द urge for breathing, urge for breathing. So please ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि आपका जो CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी ब्रीदिंग को, वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी ब्रीदिंग को। तो अगर आपकी अभी 2 मिनट के लिए सांस बंद कर दी जाए, राइट, और जैसे आप सांस लेना चालू कर दे देन यू स्टार्ट ब्रीदिंग रैपिडली, तो आप इसलिए ब्रीथ करें क्योंकि आपके CO2 का लेवल बढ़ चुका है और वो CO2 जाके ब्रेन को बोलता है, या CO2 का लेवल को ब्रेन डिटेक्ट करता है और आपके बॉडी को बोलता है दैट यू हैव टू ब्रीथ रैपिडली। तो याद रखना, इट्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 व्हिच इन्फ्लुएंस द ब्रीदिंग, इट्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो आपको अर्ज करता है, जो आपको ट्रिगर करता है फॉर द रैपिड ब्रीदिंग। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये CO2 का हाई कंसंट्रेशन इज समथिंग व्हिच विल ट्रिगर द अर्ज फॉर रैपिड ब्रीदिंग। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना, अगर आप कभी, अगर कोई सफोकेट कर रहा होता है एंड देन ही स्टार्ट्स ब्रीदिंग ना, तो इसलिए ब्रीथ नहीं करता क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, वो इसलिए ब्रीथ करता है क्योंकि CO2 ज्यादा होता है। तो CO2 ट्रिगर करता है आपके ब्रेन को जाके दैट द पर्सन हैज टू ब्रीथ रैपिडली नाउ। उसको कुछ बोलना नहीं, उसको कुछ खाना नहीं, उसको भी ब्रीथ करना है, एंड दैट इज व्हाट योर CO2 इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे अगेन काफी कैटेगरिकली, काफी स्ट्रांगली आपको ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस पोर्शन, राइट। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखो ध्यान से, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ माय ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, जब आपका CO2 का कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, ये हम देख चुके हैं पहले भी, जब आपका CO2 का कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है तो ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन। ये आपको याद रखना है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन। दिस इज नोन एज
this is known as Bohr effect. This is known as your Bohr effect. So Bohr effect कुछ नहीं होता. Bohr effect means अगर आपके बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, then it will promote dissociation of my hemoglobin and oxygen. याद रखना, अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है, then it is going to promote the dissociation of your hemoglobin and oxygen, ताकि hemoglobin जल्दी रिलीज कर सके ऑक्सीजन को. And this is known as your Bohr effect. इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे as a Bohr effect. तो ये एक चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आपके सामने टर्म है Bohr effect, तो याद रखना, अगर बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा होगा, then वो प्रमोट करेगा dissociation of my hemoglobin and oxygen, right? It is going to increase the dissociation of your oxyhemoglobin. और इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे as a Bohr effect, right? So that is something you have to know. जो यहाँ पे लिखा हुआ है Bohr effect क्या होता है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है. एक बार इसे घर जाके देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है. ठीक है. So these are the things you have to know. तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? Are the parts which you have done in terms of dissociation curve, are those clear to you? Yes, sir. Yes, sir. आपको ये सब चीजों के रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट मिलेगा अगले 5 मिनट के अंदर. प्लीज मेक श्योर कि असाइनमेंट आप सॉल्व कर लो, राइट, सो दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द टॉपिक. क्योंकि ये असाइनमेंट इस टॉपिक के रिलेटेड ही आप बनाया गया. उसमें आई थिंक 10 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन ही है. अगर आप सॉल्व हो रहे हैं, सही से सॉल्व हो रहे हैं, देन दैट मींस यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे, दैट मींस कि जस्ट लेट मी नो दैट सो दैट आई कैन फिक्स दैट थिंग. बता दो कि ये वाला हो नहीं रहा, ये वाला समझ नहीं आ रहा, देन वी कैन डू द थिंग ऑफ रनिंग द ड्रिल, जहां पे मैं आपको ये समझा दूंगा वापस से. ठीक है. बट डू दैट गिव यू द आइडिया कि हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है. और अगर आपको ये समझ आ रहा है, देन रिमेनिंग थिंग्स इन द चैप्टर आर लाइक अगेन दे आर लाइक सिंपल वॉक इन अ पार्क फॉर यू. वो आपके हो जाएंगे. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. एंड या दैट्स इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, बोलिए बेटा बोलिए. वो एक क्वेश्चन था जो असाइनमेंट थी ना, उसमें से एक क्वेश्चन समझ नहीं आया ढंग से. हाँ तो ठीक है, मुझे आप क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. 11th क्वेश्चन. सो जस्ट गिव मी द क्वेश्चन नंबर इन द चैट. मुझे एक बार मैसेज कर दो क्वेश्चन को, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर, आफ्टर माय सेकंड लेक्चर, आई विल डू दैट. मैं आपको बता दूंगा क्या है वो. ठीक है. सर सुबह जो क्लास होगी उसमें नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते. लेकिन है क्या, वो रोज नहीं होती क्लास. लाइक सम डे इट विल हैपन टू अनदर बैच, सम डे इट विल हैपन टू अनदर बैच. ठीक है. तो अगर आप कल नहीं है, कल आपका नहीं है, राइट. सो होता क्या है कि सुबह वाला जो सेशन होता है उसमें आप आके लाइक ये जो आपने असाइनमेंट किया होता है वो आप आके क्लियर कर सकते हो कि सर ये समझ ही नहीं आया मेरे को, या इसका आंसर यही नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, व्हाटएवर, राइट. एंड द थिंग इज वो रखा 6 to 7 होता है, बट वो एक्सटेंड हो जाता है. वो काफी बार आपका एक्सटेंड होता है. इट कैन गो टू अराउंड लाइक 8, 7:30, 8 तक भी कई बार वो चल जाता है. बट जनरली मैंने वो टाइम स्लॉट इसलिए रखा है ताकि आप फ्री होके आप अपने स्कूल के लिए निकल सके, राइट. बट या ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी 6:45 को आ रहे हो तो ये मैं सोचता कि मेरे पास 15 मिनट है, वो आप थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. हम लोग 7:20 तक हम लोग उसे एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है. सो यस, यू कैन डू दैट इन द मॉर्निंग एज वेल, असाइनमेंट करने के बाद, राइट. सो या, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? Anything else? Anyone? Anything else you all have to know? Nothing? कुछ सर नहीं. बोलिए. सर लंग्स में ही ऑक्सीजन का पार्शियल मैक्सिमम होगा? Yes, yes. Maximum